तो सुबोध और रंजीत दोनों सगे भाई थे। दोनों की उम्र अभी नाबालिग की स्थिति में थी, यानी सुबोध जो था वो अभी महज 17 साल का था और रंजीत जो था वो 14 साल का था। दोनों एक किसान जो कि मध्यम वर्गीय परिवार का था, उसी के घर के दोनों बेटे थे। दोनों में आपस में बहुत ही अच्छी खासी बनती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे और दोनों पढ़ने में भी ठीक ठाक थे। किसान ने इनका एडमिशन एक ही स्कूल में करवा रखा था, क्योंकि किसान मध्यम वर्गीय परिवार का था, इसलिए उसने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना इनके लिए एक साइकिल की व्यवस्था की थी। उसी साइकिल से सुबोध और रंजीत दोनों स्कूल जाते थे। दोनों स्कूल जाते, साथ पढ़ते, साथ ही आते, साथ खेलते, साथ खाते। सुबोध और रंजीत के जितने भी पड़ोसी थे वो लोग इनको देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करते और सोचते कि ये दोनों लड़के वाकई में बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही मेहनती हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चे सुबोध और रंजीत जब भी अपने स्कूल से छुट्टी इनकी होती थी और घर वापस आते थे तो अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। यानी कि अपने पिता के हर काम में, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे उनके पिता का जो छोटा मोटा एक किराने की दुकान थी घर के बगल ही, उस दुकान में पूरी तरीके से सहयोग करते थे। जीवन जैसे तैसे गुजर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पूरे घर का चिराग समझो बुझ सा गया हो। दोस्तों, बहुत ही बुरा होता है इनके साथ और अब सुबोध के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। दोस्तों, आखिर पूरी कहानी में क्या होता है और ऐसा क्या हुआ जो पूरे परिवार के ऊपर दुखों का और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत ही रोचक और दिल को छू लेने वाली सामाजिक कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को आपको पूरा आखिरी तक सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी में एक राज छुपा है, जिस राज को सुनकर आपको भी आपके जीवन में ये राज काम आ सकता है। और इस कहानी को सुनकर आपके मुंह से बस यही निकलेगा, चाहे जो भी हो, परिवार मिले अगर तो ऐसा ही मिले। ऐसी रोचक कहानी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लाल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां आप तक लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपने चैनल पे जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट आता है, जिन लोगों का कहानियों पे नाम आता है, जो लोग हमारी कहानियों पर अपना आशीर्वाद देते हैं, उनका नाम हम कहानी में जरूर लेते हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, उनमें सबसे पहला नाम है श्रवण कुमार हरदोई का। अगला नाम है सूर्यदेव शाह का। अगला नाम है कुलदीप कुमार का, जो कि नंगला खुर्द हिमाचल प्रदेश से हैं। इनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। अगला नाम है वकील अहमद का और फिर अगला नाम है अमित रस्तोगी का। पर दोस्तों, आपसे मेरा बार बार हाथ जोड़कर एक ही भी नम्र अनुरोध रहता है कि अगर आप जब कमेंट करते हैं, आप कहानियों पर हमारे प्यार देते हैं, तो ऐसे प्यार बनाकर रखिएगा। और दोस्तों, आप पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से सुनते हैं, ये हमें जरूर बता दिया करिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमारी कहानी किस जिले तक, कहां तक ये पूरी कहानी पहुंच रही है। फिलहाल बिना देरी करते हुए, बिना आपका समय जाया करते हुए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। दरअसल सुबोध और रंजीत जिस दिन पढ़ने जाते हैं, एक दिन ऐसा होता है जब दोनों पढ़ने जाते हैं साइकिल से, जो पिता ने साइकिल दी थी। अभी वो साइकिल से अपने स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में प्रेयर वगैरह होती है। प्रेयर वगैरह होने के बाद सुबोध और रंजीत अपनी अपनी क्लासों में चले जाते हैं। अभी दोनों, एक ही घंटा बीता था, एक घंटे की पढ़ाई जैसे तैसे गुजरी थी कि अचानक क्लास टीचर देखता है कि उनके घर से एक व्यक्ति आया हुआ है जो कह रहा है कि सुबोध को तुरंत ही घर भेज दीजिए। अब क्लास टीचर बहुत हैरान परेशान हो जाती हैं कि आखिर ऐसा माजरा क्या हो गया है, जो अभी एक घंटे ही पढ़ाई को बीते हैं, टोटल स्कूल जो है एक घंटे ही चल पाया है और इनके घर से एक आदमी बुलाने आ गया। आखिर क्या ऐसी आपदा आ गई। अब क्लास टीचर सीधा ही प्रिंसिपल साहब के पास जाती हैं और प्रिंसिपल साहब इनके घर से जो व्यक्ति आया था उस व्यक्ति को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि भाई साहब, बताइए आप किस लिए सुबोध और रंजीत को लेने आए हैं। हालांकि ये बात रंजीत यानी कि छोटे भाई को भी पता नहीं होती है कि उसे घर से कोई लेने आया है। अब सुबोध को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल ऑफिस में आने के बाद सुबोध कहता है, जैसे ही वो देखता है कि आज उसे स्कूल में लेने उसके घर के बगल के जो चाचा लगते हैं वो आए हैं।
अब वो पूछता है चाचा सब कुशल मंगल, अभी तो हम 1 घंटे हुआ स्कूल आए हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया चाचा जी कि आप हम दोनों को लेने आए हैं। उनके चाचा जो बगल के पड़ोसी उनको लाने गए थे सुबोध और रंजीत को, वो बिना कुछ बताए ही बिना कुछ कहे ही कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं, सीधा चलो तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब सुबोध और रंजीत बहुत ही हैरान परेशान हो जाते हैं। फिलहाल प्रिंसिपल साहब उन चाचा से पूछते हैं और रंजीत और सुबोध से पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें जानते पहचानते हो। तो दोनों बच्चे हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे चाचा हैं। प्रिंसिपल साहब अब दोनों को स्कूल जाने का फरमान सुना देते हैं और तुरंत ही दोनों अपनी साइकिल से जो उनके पिताजी ने दी थी, जिस साइकिल से वो स्कूल से आते जाते थे, उस साइकिल पर सवार होते हैं और उनके चाचा दूसरे साइकिल पर सवार होते हैं और दोनों घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं दोस्तों, तैसे सुबोध और रंजीत देखता है कि बहुत ज्यादा घर पर जो द्वार होता है, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ लग चुकी है और माँ काफी दहाड़े मार मार कर रो रही है। वे लोग माँ से पूछते हैं कि माँ आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज इतनी लोगों की भीड़ लगी हुई है और फिर इस तरीके से आप रो क्यों रही हैं। तो माँ कहती है कि बेटा कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी का अभी अभी कुछ देर पहले जब तुम लोग स्कूल गए थे उसके पहले पिताजी दूध लेकर, जो घर में पशुओं का दूध होता है जिससे उनकी आजीविका चलती थी, वो दूध लेकर अभी बगल की ही डेयरी पर, जो कि उनके घर से 2 किलोमीटर दूरी के पे पड़ती थी, उस डेयरी पर जैसे ही पहुंचे थे उन्होंने दूध दिया और दूध देकर वापस आ रहे थे, सामने से आती एक ट्रक ने तुम्हारे पिताजी को टक्कर मार दी है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। अब सुबोध और रंजीत सीधा ही उस अस्पताल की तरफ रुख करते हैं और कुछ देर बाद अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में वो अपने पिताजी को देखते हैं तो उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। अब दोनों के दुख का जो पहाड़ था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। सुबोध रंजीत को गले लगाकर रो रहा था और रंजीत सुबोध को गले लगाकर रो रहा था। दोनों आपस में बहुत हैरान परेशान होते हैं। कुछ देर बाद उनकी माँ आ जाती है हॉस्पिटल में और उसके बाद हॉस्पिटल वाले कुछ पैसों की मांग करते हैं। अब चूंकि ये लोग मध्यम वर्गीय परिवार के थे, ये लोग जाते हैं फिर डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, आप हमारे पिताजी का इलाज करिए, हम कुछ देर बाद पैसे का इंतजाम करके आपको लाकर दे देंगे, आप सुचारू रूप से जैसे पिताजी का इलाज चल रहा है इलाज करते रहिए। लेकिन तकरीबन 30 मिनट बीतने के बाद एक डॉक्टर, जहां पर उनके पिताजी जिस वार्ड में भर्ती थे उस वार्ड से निकलता है और मुंह अपना लटकाए हुए बहुत ही हैरान परेशान चेहरा दिखने वाला था, सुबोध और रंजीत से आकर मिलता है और कहता है कि माफ करिएगा हम आपके पिताजी को बचा नहीं सके, यानी कि पिताजी की उनके डेथ हो जाती है। अब पिताजी का जैसे ही ये संदेश इन दोनों को मिलता है, माँ भी बगल बैठी थी, माँ भी पूरा सब कुछ सुन लेती है। उसके बाद माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जैसे तैसे उनकी बॉडी घर पर ले आई जाती है और फिर अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहानी में दोस्तों पहले ही बताया कि सुबोध और रंजीत बहुत ही अच्छे पढ़ने में थे। सुबोध इस समय हाई स्कूल का छात्र था, वही रंजीत जो था वो कक्षा 8वीं का छात्र था। अब दोनों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। जैसे तैसे पिता का दोनों मिलकर अंतिम संस्कार करते हैं। गांव के कुछ लोग, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, कुछ लोग सहयोग करते हैं पिताजी के अंतिम संस्कार में। अंतिम संस्कार होने के बाद दिन जैसे तैसे धीरे धीरे गुजर जाता है और फिर इधर सुबोध की हाई स्कूल की परीक्षा थी, इसलिए अब वो परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके घर के जो चिराग थे, उसके घर के जो मुखिया थे, उसके घर के जो पालन करता थे, यानी उसके पिताजी अब दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में सुबोध अपने घर का गार्जियन बन चुका था और वो पढ़ाई करता भी कैसे। सुबोध बहुत हैरान परेशान हो जाता है और हैरान परेशान होने के बाद दिन धीरे धीरे परीक्षा का नजदीक आ रहा था। वो जैसे तैसे अपना मन मार के इधर उधर पढ़ाई करता है। बहुत ही दुख के साथ फिर वो तारीख आ जाती है और वो अपना एग्जाम देना शुरू करता है। एग्जाम में वो जैसे तैसे जाता है, अपना शरीक होता है। एग्जाम देने के बाद कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है। वो जितना नंबर उसने सोचा था कि जितना नंबर लाएगा उतना नंबर नहीं ला पाता है। हालांकि वो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और वो स्कूल, जिस स्कूल में वो अभी पढ़ाई कर रहा था, वो स्कूल हाई स्कूल तक ही था।
तो उसे अब इंटर में एडमिशन लेना था, लेकिन घर की स्थिति ये गंवारा नहीं कर रही थी कि वो अब इंटर में एडमिशन ले ले। आखिर में आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से पूरे घर पर हावी हो चुकी थी। सुबोध ने यहाँ पर बढ़कर निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, और वो कक्षा 11 में एडमिशन नहीं लेता है। जबकि उसका भाई जो रंजीत था कक्षा 8 भी पास कर चुका था। अब वो अपने भाई को पढ़ाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, और सुबोध कहता है जो खेती बाड़ी है, पशु वगैरह है, जो कुछ काम होगा वो मैं घर का काम करूंगा, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में अगर हम दोनों लोग पढ़ाई ही करते रहेंगे तो घर की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। अब दोनों का निर्णय आपस में बन जाता है। फिर धीरे धीरे रंजीत पढ़ाई करने जाने लगता है, और माँ इस निर्णय को काटना चाहती थी, लेकिन माँ भी करे तो मजबूर थी। सुबोध का निर्णय आ चुका था। सुबोध ने कहा था कि मैं अपने छोटे भाई रंजीत को खूब सारा प्यार दूंगा, खूब पढ़ाई लिखाई करूंगा। रंजीत बार बार कह रहा था कि भैया पिताजी की कमी खलती है। तब सुबोध कहता कि भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारे पिता के समान हूं, जितना भी हो सकेगा मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा, तुम्हें पढ़ाऊं लिखाऊंगा। अब सुबोध रंजीत को पढ़ाने लिखाने लगता है। धीरे धीरे जैसे समय को पंख लग चुके थे, 3-4 साल का समय गुजर जाता है। अब पास पड़ोसी और सब कहने लगते हैं कि देखो सुबोध, अब तुम पूरी तरीके से अपने घर की जिम्मेदारी संभाल लिए हो। अब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन को देखते हुए तुम्हारी आर्थिक स्थिति घर की अच्छी हो चुकी है। ऐसे में अब तुम शादी कर लो, क्योंकि माँ भी बूढ़ी हो गई है। अब माँ भी इन लोगों के कहने पर सुबोध से कहती है कि हाँ बेटा तुम शादी कर लो। सुबोध बहुत ही दिमागी आदमी था, वो हमेशा से नौकरी नहीं करना चाहता था। वो पहले पशुओं का व्यवसाय जो उसके पिताजी किया करते थे, घर में 2-4 पशुओं का, पिताजी के जाने के बाद कुछ दिन बाद उसने 2-4 पशु और खरीद लिए थे, और पूरी तरीके से वो दूध के धंधे में घुस चुका था। लेकिन सुबोध कहता है अपनी माँ से कि ठीक है माँ, लेकिन कुछ दिन जैसे तैसे चलता है। कई लड़की वाले आते हैं शादी देखने, लेकिन सुबोध शादी को तैयार नहीं होता है। लेकिन माँ जब ज्यादा दबाव बनाने लगी और सुबोध को लगा कि माँ पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी है और घर अब चल नहीं सकता है, या तो मैं खाना बनाऊंगा, या तो भाई पढ़ेगा, या तो खाना बनाएगा, या तो मैं अपना काम धंधा करूंगा, या तो फिर मैं शादी ही कर लूं। अब सुबोध भी हामी भर देता है और एक लड़की से उसकी शादी हो जाती है। वहीं घर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव से एक लड़की जो कि बहुत ही ठीक ठाक अच्छे घराने की थी, कृषक परिवार की, मध्यम वर्ग की लड़की, उससे शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो दोनों अपने घर पे आराम से रहने लगते हैं। इधर छोटा भाई रंजीत भी अब इंटर की कक्षा पास कर चुका था। रंजीत को अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी थी। सुबोध शादी होने के बाद भी अपने भाई की पढ़ाई में बाधक नहीं बनता है। अपने भाई को वो हर चीज देता है जो उसका भाई चाहता था। रंजीत जब भी अपने बड़े भाई से पैसे मांगता था पॉकेट मनी के रूप में या कैसा भी, तो हमेशा से सुबोध उसका सपोर्ट करता था, और सुबोध उसको पढ़ाई करने के लिए हमेशा से प्रेरित करता रहा। अब इधर धीरे धीरे रंजीत ग्रेजुएशन कर लेता है, और रंजीत की भी शादी को लोग आने लगे थे। अब जैसे तैसे सुबोध रंजीत से कहता है कि अब तुम जो है वो अब शादी कर लो, और फिर कहीं अपना नौकरी वोकरी देख के, ग्रेजुएशन मैंने करा लिया है, पढ़ाई लिखाई तुम ठीक ठाक कर ही लिए हो, तुम्हारी शहर में कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। अब तुम रंजीत पढ़ाई का ज्यादा फोकस मत करो, तुम नौकरी का ज्यादा फोकस करो। और फिर वो कई प्राइवेट कंपनियों में इंटरव्यू देता है, और एक जगह रंजीत का सिलेक्शन हो जाता है। 20-25 हजार रुपए की नौकरी उसे मिल जाती है। अब रंजीत कुछ दिन सुबोध का पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन फिर जब उसकी उम्र भी हो चुकी थी, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। और हमारे समाज में जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होता है और उसकी 25 से 28 साल एज हो चुकी होती है, तो सब लोग यही सोचते हैं कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। ऐसा ही कुछ रंजीत के साथ भी हुआ। सुबोध ने आगे बढ़कर एक पिता का धर्म निभाया, एक बड़े भाई का धर्म निभाया, और फिर उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद रंजीत और सुबोध की पत्नी दोनों एक साथ रहने लगी। घर परिवार सब अच्छी तरीके से चलने लगा, और इधर सुबोध अपना गाय भैंस का जो धंधा था उसे बढ़ाने के लिए अपने पत्नी के साथ कहने लगता है कि मुझे और 2-4 गाय भैंसे खरीदनी है। उसके लिए वो अपने पत्नी से कुछ जो पैसे उसने सेविंग किया था, जो पैसे कुछ तन पेट काट कर बचाया था, उस पैसे से वो धंधे करने की बात करता है। और फिर वो कुछ पैसा अपने पत्नी का अपने पास से धीरे धीरे लगाता है। लगाने के बाद
उसके पास कई मवेशी हो चुके थे, लेकिन अचानक से एक बीमारी आती है और उसके कई मवेशी जो कि लोन पर थे वो मर जाते हैं। और मर जाने के बाद जब मवेशी मर जाते हैं उससे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से धीरे धीरे घाटे में जाने लगा था। अब उसे कुछ नहीं समझ में आता है। वो पत्नी से कहता है कि देखो, अब इस धंधे में कुछ रखा नहीं है, वैसे भी मैं बहुत घाटे में चला गया हूँ, अब मैं कपड़ा बेचने का धंधा करूंगा। वो एक छोटी सी मोटरसाइकिल लेता है, मोटरसाइकिल में अपना वो सब पीछे ड्राला वाला जो फिट होता है वो फिट करवाता है और कपड़ा बेचने का धंधा शुरू करता है। लेकिन कपड़ा बेचने के धंधे में भी वो मुनाफा नहीं कमाता है, घाटा ही सहता जाता है। ऐसे वो कई सारे धंधे करता है, लेकिन हर धंधों में उसे घाटा ही घाटा हो रहा था। अब वो समझ नहीं पा रहा था ये घाटा कैसा हो रहा है। अब वो अपने पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि तुम्हारे पास जो गहने हैं जो तुम शादी में पाई थी, उन गहनों को दे दो, मुझे कुछ धंधा करना है। और फिर वो अपने पत्नी के उस गहनों को बेचकर धंधा करने लगता है। लेकिन कहते हैं कि जब समय किसी का गलत चल रहा होता है तो सब उंगली उठाते हैं और कोई साथ नहीं देता। ऐसा ही सुबोध के साथ हुआ। उसका वो धंधा भी नहीं चलता है और वो फिर से कंगाली के कागार पर आ जाता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचता है। उसके पास बचता है तो सिर्फ एक मकान, जिसकी कीमत उस जगह पर करीब 28 लाख रुपए थी। वो बगल के ही एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार से कहता है कि मुझे एक नया धंधा करना है, मैं अपना मकान 8 लाख में गिरवी रख रहा हूं, आप मेरा मकान 8 लाख में गिरवी रख लो और मुझे 8 लाख रुपए दे दो, मैं 6 महीने के अंदर आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। वो कहता है, जमींदार जो होता है, जो पैसा सूद पे देने वाला होता है, वो कहता है कि ठीक है, आप पैसे ले जाओ। वो 8 लाख रुपया दे देता है और कागज पत्तर जो उसके घर की जो रजिस्ट्री वगैरह थी सब अपने पास रख लेता है। और वो मन में अपने खुशी होता है सेठ कि 28 लाख की चीज मुझे 8 लाख में मिल रही है और ये व्यक्ति का बुरा दिन चल रहा है और मुझे लगता है कि ये बुरा दिन ही चलेगा और ये पूरे पैसे समय पर चुका नहीं पाएगा। ऐसे में जो मेरा पैसा है वो डबल होके मिलेगा, मैं इसके पूरे घर पर कब्जा कर लूंगा। ऐसा सोचकर वो मन ही मन सेठ खुशी होता है। और इधर सुबोध वो पैसे लाकर धंधे में लगाता है, लेकिन इस बार धंधा फ्लॉप हो जाता है। और इधर पर्दे के दूसरी तरफ रंजीत अपनी पत्नी के साथ इन दोनों से अलग हो चुका था। अब दोनों भाई में वैमनस्यता बढ़ चुकी थी। दोनों भाई में वैमनस्यता बढ़ने का जो कारण था वो था रंजीत की पत्नी। रंजीत की पत्नी अपने बड़े भाई यानी अपने जेठ के साथ और अपनी जो जेठ की पत्नी होती है यानी कि उसकी बड़ी जेठानी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो बार बार मना करती है। जब सुबोध और रंजीत कहीं से भी काम कर कर आते थे, सुबोध अपने धंधे बिजनेस व्यवसाय से वापस आता और रंजीत अपनी नौकरी से वापस आता, तो आए दिन रोज घर में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन सुबोध की मां ने कहा कि ऐसा है कि दोनों लोगों की जब आपस में बन नहीं रही है तो दोनों लोग अलग अलग हो जाओ। और फिर दोनों लोग अलग अलग रहने लगे थे। कहने का मतलब, जब सुबोध 8 लाख रुपए सेठ से सूद पर ब्याज पर लेकर आया था तब ये दोनों भाई अलग अलग रह रहे थे और दोनों भाइयों में पत्नियों की वजह से 36 का आंकड़ा बन चुका था। यानी कि जो सुबोध रंजीत को कभी बाप बनकर पाल रहा था, उसकी पढ़ाई में, उसके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, पिता के ना रहने के बाद वही रंजीत अब सुबोध को देखे नहीं सुहाता था। यानी फूटी आंखों भी वो उसे देखना नहीं चाहता था। दोनों के रास्ते अब जुदा हो चुके थे, अलग हो चुके थे। और दूसरी तरफ फिर धीरे धीरे 6 महीने का वक्त दोस्तों गुजर जाता है। 6 महीने के बाद जब वो टाइम आ जाता है और सुबोध अपना पैसा चुकता नहीं कर पाता है तो सेठ उसके घर पर धावा बोल देता है। सेठ सुबह सुबह ही उसके घर पर पहुंचता है और कहता है कि भाई साहब, आज आपको पूरे पैसे देने हैं, 8 लाख रुपए प्लस ब्याज। अगर आप पूरे पैसे नहीं देते हो तो मैं आपके घर पर कब्जा कर लूंगा। ऐसे में अब सुबोध थका हारा किसके आगे हाथ फैलाता। उसका एक भाई जो उसका अपना सगा भाई था, वो अच्छा खासा पैसा भी सेविंग कर लिया था, ठीक ठाक उसकी नौकरी थी, लेकिन दोनों में आपसी वैमनस्यता की वजह से वो किससे मांगता। अब सेठ चौड़ा हो जाता है, सेठ गाली वगैरह देने लगता है। अचानक ये बातें सुबोध की पत्नी के कानों में जाती हैं। सुबोध अंदर आंगन में जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि अब क्या होगा, आज तो हमारा घर सेठ कब्जा कर लेगा। तो सुबोध की पत्नी कहती है कि नहीं, आप परेशान मत होइए, अभी कुछ गहने मैंने बचा कर रखे हैं। वो अपने गले से तुरंत ही मंगलसूत्र खोलने लगती है और अपने पति सुबोध को देने लगती है। सुबोध कहता है कि नहीं, ये तो हमारे शादी की, हमारे
प्यार की आखिरी निशानी है, कृपया इसे मत दो। वो कहती है कि नहीं, इसे तुम बाहर सेठ को देकर आओ, कुछ दिन के लिए उसे चुप कराओ, कुछ दिन धीरे धीरे व्यवस्था करके उसे दे देंगे। अगर ये घर आज ये कब्जा कर लिया, ये घर अगर आज ये नीलाम कर लिया, तो हमारी समाज में, हमारी गांव में बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सुबोध बहुत ही हैरान परेशान होता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और उधर बाहर खड़ा हुआ सेठ लगातार धमकी पे धमकी दिया जा रहा था। और ये बातें रंजीत की पत्नी, और रंजीत घर के बगल ही एक घर था, दोनों का जब आधा आधा बटा था तो दोनों की जमीन और पैतृक घर बगल बगल में ही थे। तो रंजीत की पत्नी रंजीत से कहती है कि ये कौन आया है जो इतनी तेजी तेजी से चिल्ला रहा है। और गांव के काफी लोग, गांव के जो मोहल्ले वाले होते हैं, वो झगड़ा लड़ाई पूरा देख के सेठ किस तरीके से आज गालियां दे रहा है सुबोध को, वो सब देख के गांव वाले बहुत ही खुशी थे कि चलो आज इनकी लंका लग जाएगी, इनका घर आज पूरी तरीके से नीलाम हो जाएगा। अब सुबोध हैरान परेशान ही था कि अचानक रंजीत की पत्नी रंजीत से कहती है कि रंजीत, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, इस सेठ को शांत कराओ। तो रंजीत अपनी पत्नी से कहता है कि भैया ने जो गलत किया है आज उसका खामियाजा भुगतेंगे। उनकी पत्नी भी तो तुम्हें बहुत प्रताड़ित करती थी। अचानक रंजीत की पत्नी से मुंह से निकलता है कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े थे, तुम दोनों एक ही माँ की संतान हो, ऐसे में तुम्हारी इज्जत पे लानत है। तुम्हारा एक भाई आज गाली सुन रहा है भरे समाज और भरे गांव के सामने, और तुम्हें मजा आ रही है। अब रंजीत समझ नहीं पाता है कि उसकी पत्नी उससे कहना क्या चाहती है। इधर उसकी पत्नी सुबोध की उसे अपना मंगलसूत्र उतार कर दे देती है। और रंजीत फिर अपनी पत्नी से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए तुम खुद ही सोच लो। रंजीत कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। वो कहती है कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बड़े भैया को अगर कोई आके गाली दे रहा है तो गाली कौन सुन रहा है। तो रंजीत कहता है कि बड़े भैया सुन रहे हैं। तो कहती है कि बड़े भैया तो सुन ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ और उनकी माँ बांटी थोड़ी हैं, तुम्हारी माँ और उनकी माँ एक ही हैं। ऐसे में तुम्हारे पिता को अगर कोई गाली देगा, तुम्हारे बड़े भाई को ही भले दे रहा है, लेकिन गाली तो तुम पे भी पड़ रही है। अब रंजीत को मानो जैसे वो एक नई सीख मिल रही हो। अपने पत्नी से कहता है कि करना क्या चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने 1 लाख रुपया जैसे तैसे सुरक्षित करके जो तुम देते थे अपनी सैलरी से, उसे काट कर रखा है, और मेरे पास कुछ सोने चांदी के गहने हैं, उसको मैं लेकर आती हूँ। आज बड़े भैया मुसीबत में हैं, ऐसे में हमें आगे बढ़कर उनका दामन थाम लेना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी इज्जत हमें बचानी चाहिए, नहीं तो गांव वाले मोहल्ले वाले बहुत बुरा कहेंगे और ये दिक्कत हो सकता है कल तुम पर भी आ जाए। रंजीत कहता है कि ठीक है। अब रंजीत अपने पत्नी से कहता है कि क्या करना चाहिए। रंजीत की पत्नी तुरंत ही वो 1 लाख रुपए और अपने कुछ गहने लेकर रंजीत के हाथों में रख देती है और कहती है कि अब बाहर निकलो और उस सेठ से मुकाबला करो, और उस सेठ को बताओ कि हम दोनों भाई सगे हैं, हम दोनों भाई आज भले ही अलग अलग हैं, लेकिन बाहरी के लिए हम हमेशा एक हैं। अब रंजीत जैसे ही कदम आगे निकालने लगता है, रंजीत की पत्नी कहती है कि ऐसे नहीं निकलना है, एक लाठी उठाओ, एक लाठी मुझे दो। दोनों एक एक हाथ में लाठी, रंजीत अपने हाथ में कुछ पैसे और कुछ गहने, एक हाथ में लाठी, और उसकी पत्नी एक लाठी लेकर निकलती है। और रंजीत की पत्नी सेठ के सामने ही पहुंचती है। सेठ अपना मुंह बंद करो। सेठ अवाक रह जाता है कि इन दोनों भाइयों में तो दुश्मनी थी, इन दोनों भाइयों में बनती ही नहीं थी, आखिर ऐसा क्या हो गया, दोनों एक हो गए। अब रंजीत की पत्नी सेठ से कहती है कि सेठ ये 1 लाख रुपया और कुछ गहने हैं जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, बड़े भैया हमारे आपको 1 महीने के अंदर उन पैसों का इंतजाम करके दे देंगे। सेठ पूछता है आप इतना क्यों परेशान हैं। तो वो रंजीत की पत्नी कहती है कि आपके माँ ने ही दूध नहीं पिलाया, हमारी माँ ने भी दूध पिलाया है, और हम भी सब कुछ जानते हैं, तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो। 28 लाख रुपए का मकान तुम 8 लाख में ले लोगे। अब सेठ सकपका जाता है, और जैसे ही सेठ सकपका जाता है वैसे रंजीत की पत्नी लाठी उठाती है और कहती है सेठ इस गहनों और 1 लाख रुपए को लेकर यहाँ से जितना जल्दी हो सके दफा हो जाओ, नहीं तो मार पड़नी तुम्हें बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। सेठ जब ये सब देखता है, और बगल ही उसका बड़ा भाई, उसका जेठ सुबोध जब ये सब देखता है, तो दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनका भाई जो उनसे 36 का आंकड़ा था, दोनों में वैमनस्यता थी, आज उनके साथ खड़ा है। अब सुबोध भी पहचान नहीं पाता है कि आज ये सब कैसे हो गया। अचानक से रंजीत की पत्नी कहती है कि बड़े भैया आप टेंशन मत लो, मैंने अपने कुछ गहने और 1 लाख रुपया इस सेठ को पकड़ा दिया है। अब
सुबोध बहुत ही खुशी हो जाता है और अचानक से सेठ ये सारे पैसे गहने जो रंजीत की पत्नी ने दिया था उसे वापस करके और हाथ जोड़ के वापस चला जाता है और कहता है कि मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, मुझे सूद और ब्याज नहीं चाहिए। आप 8 लाख रुपए जो आपके बड़े भाई आपके जेठ ने दिया था, मुझसे लिया था, वही मुझे वापस कर दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सेठ जान चुका था ये दोनों भाई भले ही अलग हैं लेकिन दोनों की मति, दोनों का जो व्यवहार है वो आपस में दुनिया किसी दूसरे के लिए एक है। अब जब सारी बात रंजीत से सुबोध पूछने लगता है तो रंजीत बताता है कि उसकी पत्नी ने वो पूरी राम कहानी बताता है कैसे ऐसे हुआ। अब सुबोध आगे बढ़ता है और अपने हाथ जोड़ लेता है अपने छोटे भाई की पत्नी के सामने और कहता है धन्य है ऐसी बेटियां, धन्य है ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपने बेटियों को यहां तक संस्कार दिया। दोस्तों फिर दोनों की जो आपसी वैमनस्यता थी वो भी दूर हो जाती है और वो हमेशा के लिए दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों में आपसी प्यार बढ़ जाता है और समाज और गांव के लोग जो कुछ हंस रहे थे कि आज इसका घर नीलाम होगा, आज एक पत्नी के अच्छे रास्ते पर उसके पति के ले जाने की कोशिश ने उसके घर को बचा दिया। एक तरफ जहां पूरे गांव में, पूरे समाज में इस बात की चर्चा होती है कि उनका घर नीलाम नहीं हुआ, आज एक पत्नी ने अपना सब कुछ, अपना जेवर, अपना पैसा सब कुछ दांव पे लगा लिया क्योंकि उनके खानदान की इज्जत बची रहे। तो ये थी आज की पूरी कहानी। दोस्तों पूरी कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से देख रहे थे और आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना था कि कई बार ऐसा होता है जब अपने किसी पारिवारिक सदस्य मनमुटाव भरी स्थिति में आ जाते हैं, वैमनस्यता बना लेते हैं, लेकिन यही कल को किसी दूसरे के लिए फायदेमंद साबित होता है। जैसे रंजीत की पत्नी ने किया, वैसे घर में अगर एक सजग प्राणी, एक घर में एक सदस्य हो जाए तो शायद ऐसी स्थितियों से हम बच सकते हैं और हमारा परिवार एक बार फिर से अच्छे रास्ते पर चल सकता है। दोस्तों पूरी कहानी सुनाने का यही उद्देश्य था। पूरी कहानी के बारे में, सुबोध और रंजीत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, रंजीत की पत्नी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी पूरी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।